हेलो क्लास 11th। आज जो हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रासायनिक आबंध या रासायनिक, जिसको आबंध कहिए या खाली इसको हम बंध भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बंध माने होता है जोड़ना, एक दूसरे से बांध के रखने वाला या एक दूसरे से जोड़े रखने को हम बंध कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने पीछे बात की थी कि परमाणु जो होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तो परमाणु रासायनिक संयोग के द्वारा, ठीक है ना, जो परमाणु है वो रासायनिक संयोग करते हैं और रासायनिक संयोग द्वारा अणु का निर्माण करते हैं। जब परमाणु रासायनिक संयोग करते हैं तो वह अणु बनाते हैं। ठीक है ना। और अणु के निर्माण में जो परमाणु हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का, ये जो परमाणु से जब अणु बनता है तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पुनर्वितरण होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है या साझेदारी करते हैं, जिस बारे में हमने कल बात की थी। ठीक है ना। तो सिंपली यह है कि जब परमाणु जो बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं और इसलिए वो आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। और इस अणु में जो परमाणु, क्योंकि अणु का निर्माण किससे हुआ? परमाणु से। तो जब परमाणु ने अणु का निर्माण किया तो विभिन्न परमाणु आपस में जुड़े, संयोग किया। अब ये परमाणु जिस बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उस बल को ही हम रासायनिक आबंध कहते हैं। इसीलिए रासायनिक आबंध की हम परिभाषा देते हैं कि किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से बधे होते हैं उसे रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक बंध यानी जो विभिन्न परमाणुओं को, किसी अणु में जो विभिन्न परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है, यानी वह बल जो किसी अणु में विभिन्न परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है उसको हम रासायनिक आबंध कहते हैं या रासायनिक बंध कहते हैं। बंध का मतलब जोड़ना, एक दूसरे से बांधे रखना, है ना। अब जो हमारा संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने पढ़ा कल, उसके बारे में हमने कहा था कि जो बंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला बंध जो होता है उसको कहा जाता है वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध ये बनता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। कल हमने इस बारे में बात की है थोड़ा बहुत, आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध होता है वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। दूसरा हमने कहा सहसंयोजक बंध। ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा साझे किया जाता है, म्यूचुअल शेयरिंग कहा जाता है, जिसको जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो वहां पर जो बंध बनते हैं उनको सहसंयोजक बंध कहते हैं। तीसरा हमारा बंध आता है उपसहसंयोजक बंध। ये बंध कैसे बनता है? ये भी साझेदारी द्वारा बंध बनता है, लेकिन जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म या दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। अभी हम डिटेल में तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के बंध हमने पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध। मैं इसको आयनिक बंध लिख रहा हूं, इसी को हम वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। ध्यान से समझना, ये
बंध बनते कैसे हैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। तो इसकी परिभाषा हमारी सिंपल सी बनेगी कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें हम वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो एक परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। जैसे ये ए है, ये बी है, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए। तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो ये ध्यान देना कि जो आयनिक बंध होते हैं उसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कौन सा आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, धनायन बनाता है। वह दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। एक त्याग कर धनायन बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। ठीक है ना। अब ये दो आयन बन जाएंगे, एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो धनायन बन गया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ऋणायन हो गया। अब आपको पता है दो विपरीत आयन है, एक धन और एक ऋण। तो विपरीत आयनों के बीच में हमेशा, हमने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जिस बल द्वारा ये आकर्षित करते हैं उसको आयनिक बल कहा जाता है। ठीक है ना। इसको आयनिक आबंध कहते हैं इसी को। जैसे उदाहरण आपको देता हूं मैं, NaCl का निर्माण। आप इसको छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ के आए हो, NaCl का निर्माण। अब देखो सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। यदि हम इसका विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 1। इसके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। दूसरा तत्व क्या है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। विन्यास करेंगे तो 2 8 7। इसके अंतिम कोष में कितने हैं, 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए ना। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाना संभव नहीं है, ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ये संभव नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा क्या है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यदि त्याग दे, तो अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये कोष गया, अब इसके 8 पूरे अभी भी हैं। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8। त्याग दिया मतलब गायब हो गया, मैं हटा दे रहा हूं इसको। देखिए अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है। इसके द्वारा जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन के कितने आ जाएंगे, 8। तो क्लोरीन के भी कितने हो गए, 2 8 8। तो इस प्रकार दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है। इसको हम इस प्रकार दिखाते हैं। ये सोडियम का लुईस संरचना है, लुईस बिंदु संरचना। ये क्लोरीन की लुईस बिंदु संरचना है, जिसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका विन्यास क्या है, 2 8 1। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर 1 इकाई धनावेश आ जाएगा और इसका विन्यास क्या हो गया, 2 और 8। इसका अष्टक पूरा है। क्लोरीन का क्या विन्यास था, 2 8 7। अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 इकाई ऋणावेश आ गया और इसका विन्यास क्या हो गया, 2 8 8। इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और ये दोनों क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों की 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्लोरीन, धनावेश आ गया सोडियम पे, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर 1 इकाई ऋणावेश आ गया। दोनों विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षित करने से NaCl का निर्माण होगा। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। Na का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और जब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के पास
एक इकाई धनावेश आ गया, और क्लोरीन के पास क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, इस पर एक इकाई ऋणावेश आ गया। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इस प्रकार ये एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और NaCl का निर्माण होता रहता है। दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, CaCl2 का निर्माण। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बुक में देखना, आपको बहुत सारे उदाहरण दिख जाएंगे। अब इसमें 2 तत्व हैं, एक है कैल्शियम, एक है क्लोरीन। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो 2 8 8 2 8 दूनी 16, 2 18, 2 20। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो 2 8 7। इसके अंतिम कोष में कितने हैं, 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना संभव नहीं है, ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो कैल्शियम की बिंदु संरचना है वो इस प्रकार होगी। अब क्योंकि CaCl2 में 2 क्लोरीन है, तो हम 2 क्लोरीन को अलग अलग दिखाते हैं, 1 2। इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 4 हो गए, 5 6 और 1 7। इसके पास भी देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो कैल्शियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, दे दिया ना। अब कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2, तो इस पर 2 इकाई धनावेश आ गया ना। ऊपर वाले क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक कैल्शियम का आ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 इकाई ऋणावेश। दूसरे क्लोरीन पे भी देखिए 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने थे, ये है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने कैल्शियम से लिया है तो 1 इकाई ऋणावेश इस पर भी आ गया। तो 2 इकाई धनावेश, 2 इकाई ऋणावेश, और इस प्रकार ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। अब हम इनके गुण पढ़ेंगे, जो ये आयनिक यौगिक हैं। ठीक है ना। वैद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक के गुण, वैद्युत संयोजी यौगिकों के गुण। ठीक है ना। अब इनके गुण क्या क्या होते हैं, सबसे पहला, इनकी एक नियमित ज्यामिति होती है। इनकी एक नियमित ज्यामिति होती है। जैसे कक्षा 12 में आओगे तो आप इसको पढ़ोगे अच्छी तरह, ठोस अवस्था पहला चैप्टर है, वहां पर आप इसको पढ़ोगे। जैसे अगर हम NaCl की एक क्रिस्टल की बात करें तो इस प्रकार व्यवस्थित होता है, 1 धनायन 1 ऋणायन, फिर 1 धनायन फिर 1 ऋणायन। इसी प्रकार धनायन के नीचे ऋणायन, ऋणायन के नीचे धनायन, फिर ऋणायन आएगा फिर धनायन आएगा। ठीक है ना। ऐसे ऋणायन के नीचे फिर से धनायन आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, ऋणायन फिर से धनायन फिर से ऋणायन। तो एक निश्चित ज्यामिति होती है, Na के बाद Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, एक क्रम आगे को बढ़ता रहेगा। तो एक निश्चित ज्यामिति होती है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, जो आयनिक यौगिक हैं या जो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, इनके, ये कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा था, इनके जो गलनांक हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 विपरीत आयन हैं, एक धनायन है और एक ऋणायन, तो इनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिस बल को तोड़ पाना, आसानी से तोड़ पाना संभव नहीं होता है। अगर इसको तोड़ना है तो बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रबल बल होता है। विपरीत आयनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ये बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। नंबर तीसरा, ये जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे नमक है NaCl, आप नमक को पानी में डालो तो नमक पानी में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि पानी कैसा यौगिक है, पानी की प्रकृति ध्रुवीय होती है, जल जो होता है ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और जो आयनिक यौगिक हैं या जो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, ये इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। और
कोई पदार्थ जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है ना। पदार्थों की दो प्रकृतियां होती हैं, एक होती है कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति होती है पोलर नेचर होता है, इसको पोलर कहते हैं, हिंदी में इसको नाम दिया था ध्रुवीय। एक अध्रुवीय होते हैं नॉन पोलर, इसको कहा जाता है नॉन पोलर, है ना। यदि दो पदार्थों की प्रकृति, दोनों की प्रकृति क्या है, चाहे दोनों अध्रुवीय हों या दोनों ध्रुवीय हों, तो वे एक दूसरे में घुलेंगे। जैसे पानी भी ध्रुवीय है, आयनिक यौगिक भी कैसे हैं, ध्रुवीय है। तो दोनों की प्रकृति समान हो गई, इसलिए आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं। नमक तेल में नहीं घुलेगा। देखिए आप नमक को आप कभी तेल में मिलाने की कोशिश करिए, कुछ भी नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि नमक कैसा है, नमक की प्रकृति होती है ध्रुवीय और तेल कैसा होता है, अध्रुवीय। तो दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत हो गई, तो ये एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। सेम उसी प्रकार कि दो व्यक्तियों के अगर विचार सेम है तो वो मित्र बन जाते हैं, बनते हैं ना। दो दोस्त, दो लोग मिले, दो कोई, और दोनों के विचार एक जैसे हैं तो वो मित्र बन जाते हैं। लेकिन अगर दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट हैं तो वो मित्र कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। एक बहुत शांत स्वभाव का लड़का है और एक बहुत ही ज्यादा वाचाल है, बहुत ज्यादा बोलने वाला लड़का है, तो उनके बीच में दोस्ती नहीं हो सकती है। ऐसा ही यहां भी होता है कि यदि दोनों पदार्थों की प्रकृति समान है तो वो एक दूसरे में घुलेंगे, अन्यथा एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। चौथा, जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक जो हैं, ठीक है ना, आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इनमें से विद्युत धारा आसानी से बह जाती है। जैसे नमक का पानी है, उसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ये हमारे कुछ आयनिक यौगिकों के गुण थे। और आयनिक बंध क्या होता है, कल हम सहसंयोजी बंध के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।